स्वागत है आपका एडवांस सीरीज के इस पांचवें अध्याय में, पांचवें लेक्चर में। और आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं कोशिश करूंगा कि हर वो बात जो आपको वर्क पावर एनर्जी में पता होना चाहिए वो इसमें यूज हो जाए और आप उन चीजों को रिवाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एचसीवी के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्मूथ टेबल है, इस पर एक ब्लॉक, ये m मास का जिसका नाम है ब्लॉक A, उतना ही मास का ये दूसरा ब्लॉक है B, और इसका m का वैल्यू दिया हुआ है 320 ग्राम। ये ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका नेचुरल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। और अभी देखिए इस कंडीशन में ये नेचुरल लेंथ पर ही है। स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पर होता है तो ना ही वो कोई फोर्स लगाता है, ना ही उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। ये एक धागा बना हुआ है, पुली ब्लॉक सिस्टम है। पुली ब्लॉक सिस्टम में टेंशन एक इंटरनल फोर्स होता है और उसके वजह से वर्क नहीं होता है, ये हमने सीखा था। वर्क पावर एनर्जी का जो थीम है वो क्या है? वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क पावर एनर्जी का थीम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। और चेंज का मतलब फाइनल मास किससे होता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो mg और kx, इनको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और दूसरा नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, इनको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इनको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स उनको कहते हैं जिनके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पाथ से ये वर्क डन सेम होगा, और उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइंड होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही पांच फोर्स मैकेनिक्स में जनरल मिलता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का एक दूसरा फॉर्म है, लिखने का एक तरीका है। और अगर इन तीनों के वजह से वर्क जीरो हो, अगर वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जीरो हो, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और यही इस पूरे चैप्टर का थीम है। इसी थीम पे बेस्ड ये सवाल हमने पिक किया है। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है कि ये दो ब्लॉक है, मास m का, ये स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 40 न्यूटन पर मीटर। सवाल ये है द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिचुएशन सोन। इस सिचुएशन से इसको रिलीज कर दिए हैं। रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। इस ब्लॉक A का वेलोसिटी बताइए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस बिलो इट। जब ये ब्लॉक इसके नीचे का जो सरफेस है उससे ऊपर उठ जाएगा तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए आप और खुद से पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट देखिए। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा? कुछ देर बाद ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, उसको मैं रेड से बना रहा हूं। ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा और ये स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा और ये स्प्रिंग अब इलोंगेटेड रहेगा। ये वाला ब्लॉक मान लेते हैं x डिस्प्लेस हुआ है, या इसको हम लोग L मान लेते हैं, L डिस्प्लेस हुआ है। तो ये ब्लॉक यहां से, ये ब्लॉक भी L नीचे आ जाएगा। इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी v होगा। सेम धागे से कनेक्टेड है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी भी v होगा। और हम लोग को यही वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इस ब्लॉक का इस इंस्टेंट पे FVD होना है तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, टेंशन T इधर लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के
और मान लेते हैं हम लोग स्प्रिंग जो है x से इलोंगेट हो गया है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा kx, ठीक है, where x is elongation of spring। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस kx के दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर की तरफ हो जाएगा kx cos थीटा और इधर की तरफ kx sin थीटा। ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखे, ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे n प्लस kx cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस को कब छोड़ देता है, कब लीव कर देता है, जब उसके नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से हम लोग का इक्वेशन बन गया kx cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये पहला इक्वेशन। इसमें हम लोग सब वैल्यूज को रख ही देते हैं, तब पहला इक्वेशन निकालेंगे। k का वैल्यू है 40, मतलब 0.4 इंटू x का वैल्यू, x को रहने दीजिए, cos थीटा देखिए इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। ये लेंथ कितना होगा, तो भाई x इलोंगेट हो गया और ओरिजिनल लेंथ था 0.4, तो ये लेंथ होगा 0.4 प्लस x, है ना। और cos थीटा इस ट्रायंगल से कितना लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 0.4 बाय हाइपोटेन्यूज 0.4 प्लस x इज इक्वल्स टू mg। m है 0.32 kg, 0.32 kg और g का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 3.2। ये देखिए लिखा हुआ है 4 चौके 16, कहाँ k का वैल्यू 0.4 कर दिया। हाँ तो 40 सेंटीमीटर है, 40 लेंथ 40 दिया, x का ओ वैल्यू अच्छा ये 40 होगा। k का वैल्यू कितना है 40, x एज इट इज cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा k का वैल्यू 40 है, तो ये 40 होगा। तो 0.4 से ये 32 कट जाएगा 8 बार में, है ना, और 8 से ये 40 कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस x, 4x इज इक्वल्स टू 0.5, तो x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। x कितना हो गया 0.1 मीटर, ये हम लोग निकालेंगे। अब देखिए इस सिस्टम को अगर गौर से देखें तो इस सिस्टम पे क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, 4 फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, टेंशन, mg और kx। mg और kx तो कंजर्वेटिव फोर्स है, देखिए mg और kx क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसको छोड़ दीजिए। इसके कारण वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो जब मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो उधर में कंजर्व हो जाएगा। बचा कौन, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन को देखें तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल की वजह से वर्क नहीं होगा। जनरली नॉर्मल की वजह से वर्क बहुत रेयर केस में होता है। टेंशन, पुली ब्लॉक सिस्टम में टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, वर्क नहीं होता उसके वजह से। रीजन बस सिंपल सा है कि भाई इस ब्लॉक पे टेंशन, इस धागे में टेंशन T होगा, ये ब्लॉक जितना इधर डिस्प्लेस किया है तो वर्क कितना होगा T इंटू L, और यहां देखिए वर्क कितना होगा माइनस T इंटू L, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क क्या होता है 0, और फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा। मतलब इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, और हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखेंगे दो केसेस पे। जब ये इनिशियली यहाँ था और ये यहाँ था, तब जब ये यहाँ और ये यहाँ गया तब। देखिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना आसान होता है, उसमें खाली वेलोसिटी लिखना होता है। दूसरी बात, जो भी हम लोग ये एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, ये पूरे सिस्टम का एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ब्लॉक का नहीं, या ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो सिर्फ ब्लॉक का नहीं, इस पूरे सिस्टम का एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले लिख लीजिए, इनिशियली सिस्टम रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी क्या था 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इनिशियली ये ब्लॉक यहां था, हम लोग जो है इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इस ऐसे को रेफरेंस मान लेते हैं। आप चाहो तो रेफरेंस ऐसा भी ले सकते हो, हम लोग इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ऐसा लैडर शेप्ड रेफरेंस, पुली ब्लॉक सिस्टम इन जनरल लोग मान लेते हैं ऐसा। इससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका भी 0 और इसका भी 0, क्योंकि दोनों रेफरेंस लाइन पे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड था, स्ट्रेच नहीं था, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया 0।
तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी क्या है 0। काइनेटिक एनर्जी चली फाइनली, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका भी हाफ mv², कितना हो जाएगा mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया है तो हाफ kx² स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये ब्लॉक तो अभी भी रेफरेंस लेवल पर ही, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। ये ब्लॉक नीचे आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस लिखेंगे। अगर कोई ब्लॉक रेफरेंस लाइन से नीचे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखते हैं, कितना mgh। mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो mgl। और l हम लोग निकाल लेंगे, l हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए ये लेंथ हम लोग को बात लगी 0.4 प्लस x है और x कितना है 0.1, ये हो गया 0.5 मीटर, ये है 0.4 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से l कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। अब ये सब वैल्यू रख दीजिए यहां। 0 इज इक्वल्स टू m, मास है 0.32 इंटू v² प्लस हाफ, k का वैल्यू 40 इंटू x², x कितना है 0.1, इसका स्क्वायर तो 0.01 माइनस mg, तो mg हो जाएगा 3.2 इंटू l 0.3। तो देखिए ये हो जाएगा 20, 0.32 इंटू v², 20 इंटू 0.01 मतलब 0.02, 0.2 हो गया ये, और ये हो गया 0.96, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 0.76, इधर भेज दिए 0.76 हो जाएगा, तो ये 76/32, ये हो गया v² का वैल्यू। 2 से काट दीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट गया 8 बार में, और 4 से कट गया 19 बार में। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 3 30, 8 3 24, 6 60, 38 56, 2.375, तो v हो जाएगा √2.375, मतलब अप्रोक्सीमेटली 237 का रूट, 2.37 का रूट। तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और 1.6 का होता है 2.56, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.53 मीटर पर सेकंड होता है। आंसर अप्रोक्सीमेट 1.5 आप लिख सकते हैं। तो ये इस सवाल की हेल्प से हम लोग वर्क पावर एनर्जी का सारा बात डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं हम, आई होप ये बात समझ में आपको आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे। अगली क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे।